नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस क्लासेस में। एक बार फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हैं साप्ताहिक सर्वेक्षण लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का पिछले सप्ताह का। और इस बार का जो ये सर्वेक्षण है ये कुछ ज़्यादा ही रोमांचक और घटनाक्रम उत्तेजना से भरा हुआ है। और हम अक्सर इस बात का चर्चा आपके साथ करते रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि कोई छोटा सा वक्तव्य किसी बड़े नेता का तूल पकड़ लेता है, कोई छोटी सी घटना बहुत बड़े बवंडर में बदलने लगती है, जिसे आप तिल का ताड़ कहते हैं। वो वास्तव में तिल का ताड़ तो बात का बतंगड़ होता है, मगर कई बार ऐसा होता है कि ये संकट जो इस तरह से निर्मित होता है उसका निवारण बहुत कठिन होता है। ऐसा ही पिछले सप्ताह कुछ हुआ जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने वहाँ एक बड़ी दुखद घटना घटी थी। एक स्कूल अध्यापक ने जब अपनी कक्षा में एक कार्टून दिखाया था जो हज़रत मोहम्मद पैगंबर का था, और उसको लेकर बहुत आपत्ति कुछ छात्रों को उसके अभिभावकों को हुई थी। उन्होंने इस अध्यापक की बर्खास्तगी की मांग की थी, उसे दंडित करने की मांग की थी, और जो नया सोशल मीडिया कहलाता है उस पर कई तरह की इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई थी कि फ्रांस की सरकार को इस तरह की नीतियों का अनुसरण नहीं करना चाहिए कि वो इस तरह के इस्लाम द्वेष को भड़काएं अपने स्कूलों में। सबसे बुरी बात ये हुई कि उस अध्यापक को मुअत्तल या बर्खास्त करने के बहुत पहले एक 18 वर्षीय मुसलमान युवक ने, जो जिहादी था, आकर उस पर आक्रमण किया, उसको चाकू गोद कर मार डाला और उसका गला काटकर सर धड़ से अलग कर दिया, जिसको बिहेडिंग अंग्रेजी में कहते हैं। और बहुत ही विभत्स और क्रूर तरीका किसी शिकार को मारने का है, जो अपना ट्रेडमार्क एक तरह से बना रखा है जिहादी ISIS वालों ने, खलीफत वालों ने। जब ये घटना घटी तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बहुत कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना, जिस कार्टून का जिक्र हो रहा था, वो शार्ली हेब्दो नामक एक घटना आज से 4-5 वर्ष पहले घटी थी, जिस कार्टून पत्रिका के दफ्तर पर हमला कर जिहादियों ने 1 दर्जन से अधिक पत्रकारों को मार डाला था। फिर कुछ ही दिन पहले उस दफ्तर में जो कि नई टेलीविज़न कंपनी काम करती है, उसके 2 कर्मचारियों पर हमला किया गया था कातिलाना। तो उन्होंने कहा कि फ्रांस के विरुद्ध ये जो आक्रमण जिहादी तत्व कर रहे हैं, फ्रांस उससे डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, उसके सामने समर्पण नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ये हमला एक निरीह अध्यापक पर नहीं है, ये फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता पर है, ये फ्रांस के उन मूल्यों पर है जो उस गणराज्य के बुनियादी मूल्य हैं, जिनमें धर्मनिरपेक्षता बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है और जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक नींव का पत्थर माना जाता है। ये विरासत फ्रांस के गणराज्य की फ्रांसीसी क्रांति से आज तक चली आ रही है। और जो वहाँ कानून लगता है, जिस नेपोलियनिक कोड की बात की जाती है, उसमें धर्म और सार्वजनिक जीवन में स्पष्ट अंतर है। इतना बड़ा स्पष्ट अंतर शायद ही दुनिया के किसी और देश में हो। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। फ्रांस के राष्ट्रपति ने न केवल इस घटना की भर्त्सना आलोचना की, न केवल अपने संकल्प को दोहराया कि वो इस तरह की घटनाओं के सामने झुकेंगे, डरेंगे नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आज ऐसा लगता है कि विश्व भर में इस्लाम संकट में है और संकटग्रस्त इस्लाम के कारण ही इस्लामी नौजवान इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसे ही उन्होंने ये वक्तव्य दिया, तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगान ने, जो आज अपने को सारे दुनिया भर के मुसलमानों का रहनुमा समझते हैं, और उन्होंने ये बयान दिया कि फ्रांस के राष्ट्रपति का दिमाग शायद ख़राब हो गया है, उन्हें मानसिक चिकित्सा की ज़रूरत है। जाहिर है इसके बाद दोनों पक्षों में उत्तेजना और भड़की। जहाँ तक इस्लामी देश हैं, उनको इस चिंगारी की ज़रूरत भर थी। सऊदी अरब, अमीरात देश, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की तो खैर उसमें शामिल था ही, कतार, बहरीन, इन सभी जगह आंदोलन शुरू हुए सड़कों पर। फिलिस्तीनी खुद सड़कों पर उतर आए, जो इजरायलियों के खिलाफ तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मगर उन्होंने बड़े बड़े क्रांतिकारी नारे लगाना शुरू किया कि यूरोपीय साम्राज्यवादियों को अपने घर में रहना चाहिए, ईसाइयों को इस तरह से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं करने चाहिए, इस तरह की घोषणाएं नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने राक्षसीकरण किया शैतान के उपासक के रूप में मैक्रोन का, और मैक्रोन के पोस्टर जलाए जाने लगे और उनके मुंह पर कालिक पोती गई। और वही घटनाएं जिसे इस्लाम द्वेष कहते हैं यूरोपीय देशों में देखने को मिली। यहाँ 2-3 बातों का उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों की संख्या लगभग 50 लाख है, और ये फ्रांस की कुल आबादी का लगभग 9% है। इनमें वो लोग हैं जिनमें से अनेक का जन्म फ्रांस में ही हुआ है, या जिनके माता पिता जब उनको फ्रांस लेकर आए थे वो बहुत छोटे बच्चे थे। वो 30
35 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि फ्रांस का जो साम्राज्य अफ्रीका में था, जिसमें अल्जीरिया का प्रदेश शामिल था, वहाँ इस्लाम के अनुयायी ज़्यादा रहते थे। अल्जीरिया के अलावा फ्रांस के और दूसरे जो फ्रांसीसी बोलने वाले यूरोपीय उपनिवेश थे, वहाँ से भी फ्रैंकोफोन अफ्रीका जिसे कहते हैं, वो अफ्रीकी मुसलमान आकर बसते रहे हैं फ्रांस में। अब मज़ेदार बात यह है कि इन नौजवानों की परवरिश फ्रांस में ही हुई है। कल्पना की जा सकती थी कि वहीं वो शिक्षित हुए होंगे, वहीं के आबो हवा उन्होंने उनको रास आई है, वहाँ के मूल्यों को उन्होंने आत्मसात किया होगा। मगर आज यदि कुछ लोगों को ये आपत्ति होती है कि ये नौजवान पीढ़ी शिक्षित होने के बाद, यूरोप में पलने पुसने और बड़ा होने के बाद भी क्यों इतनी कट्टरपंथी है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा जाना ज़रूरी है कि क्या यह वास्तव में दो संप्रदायों का टकराव है, ये धार्मिक वैमनस्य है, या इसकी जड़ में कुछ बुनियादी कारण है। कुछ लोगों का कहना है कि असल में कहीं ना कहीं इसमें नस्लवाद है। जो मुसलमान बाहर से आकर फ्रांस में बसते हैं, उनकी त्वचा का रंग गोरा नहीं होता, कुछ दूसरा होता है। वो जिन परिस्थितियों में शरणार्थी बनते हैं, वो पेट पालने को कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सब अपराध की प्रवृत्ति वाले हों, मगर वो कम कीमत पर मजदूरी करने को तैयार होते हैं। और इससे कुछ गोरे मजदूरों को लगता है, कारीगरों को, कि उनके पेट पे लात मारी जा रही है। और कुछ अपनी त्वचा के रंग के कारण, कुछ अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण, कुछ अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था के कारण वो ऐसी जगहों में रहते हैं जिनको झोपड़पट्टी तो ना कहिए, मगर गेटो अंग्रेजी में कहते हैं, कि ऐसी बस्तियां, मलिन बस्तियां होती हैं जहां ये अल्पसंख्यक शरणार्थी विधर्मी रहते हैं। तो वो एक तरह से मुख्य समाज से अलग थलग रहते हैं और उनको ऐसा समझा जाता है कि वो निचली श्रेणी के नागरिक हैं, वो दोयम दर्जे के प्राणी हैं और वो पता नहीं कहां से घुस आए हैं हमारे जीवन में प्रदूषण फैलाने के लिए। जब तक ये होता है तो तब तक आप बात ये करें कि गणराज्य के बुनियादी मूल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, गणराज्य के बुनियादी मूल्यों में धार्मिक निरपेक्षता है, मगर कहीं ना कहीं जो समानता और भाईचारा वाली बात है, उस बुनियादी मूल्य की बात कोई नहीं करता है। इसी तरह की स्थिति जर्मनी में है, जहां मुसलमानों की संख्या आबादी में लगभग 40 लाख है। वो फ्रांस के तरह का अनुपात वहाँ नहीं है, मगर फिर भी वहाँ एंजेला मार्केल, चूँकि जो खुद चांसलर वहाँ की हैं, वो शरणार्थी थी, तो एक शरणार्थियों के प्रति एक थोड़ी अधिक सहानुभूति जर्मनी में कुछ समय पहले तक देखने को मिलती थी। मगर हाल में जैसे जैसे कट्टरता बढ़ी है, कट्टरपंथी बढ़ी है इस्लामी नौजवानों में, वैसे वैसे इसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया भी शुरू हुई है और जिसे इस्लामोफोबिया या इस्लाम द्वेष कहते हैं, उसके दर्शन हमें जर्मनी में भी देखने को मिले हैं, जहाँ नव नाजी नस्लवादी उदय हुआ है मानसिकता का। ऐसा ही उत्तरी यूरोप में स्वीडन, डेनमार्क आदि में भी देखने को मिला है। अब मज़ेदार बात यह है कि कट्टरपंथी सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है। यदि आप बात करें ईसाइयत की, तो जो रोमन कैथलिक धर्म है उसमें भी काफ़ी कट्टरता है, जो ट्रंप के चुनाव अभियान के दौरान देखने को मिली है। नस्लवादी गोरों की सर्वश्रेष्ठता का दावा, कुछ ऐसी चीज़ों को जो विज्ञान सम्मत है लगातार नकारना, वो समलैंगिक विवाह हो, वो गर्भपात हो, वो इच्छा मृत्यु हो, वो स्टेम सेल रिसर्च हो, या आप और कुछ करें, विवाह विच्छेद की समस्या हो, रोमन कैथलिक चर्च इस सारे मामले में काफ़ी कट्टर रहा है। अभी हाल में पोप फ्रांसिस ने इस बात को स्वीकार किया है कि चर्च में यौन शोषण होता रहा है किशोरों का, और इसके बारे में कुछ न कुछ चर्च को करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक दकियानूसी पौराणिक प्रवृत्ति हमको देखने को दूसरे धर्मों में भी मिलती है, वो चाहे ईसाई धर्म हो चाहे वो इस्लाम हो। मगर यहाँ हम सांप्रदायिक कट्टरता की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की, कुछ जनतांत्रिक बुनियादी मूल्यों की, कुछ उन विश्वासों की, मूल्यों की जिनके आधार पर पश्चिमी जनतंत्र आज तक रहता है। मगर कहीं न कहीं इस टकराव में जो फ्रांस और तुर्की का टकराव है, और तुर्की के हवा को लपटों को तूल देने के बाद जो पूरे इस्लामी जगत में एक उथल पुथल मची है कि जिसमें शिया सुन्नी विवाद पल भर के लिए निपट गया है। सऊदी अरब, खाड़ी देश, ईरान, पाकिस्तान, कतर, बहरीन, यहाँ तक कि बांग्लादेश तक में वो आंदोलन सड़कों पर आया है, नारे मैक्रोन के खिलाफ लगे हैं। भारत में अब तक ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ लोगों का मानना है कि वैसे ही इतना संकट सांप्रदायिक तनाव का है, चुनाव का माहौल अनेक राज्यों में है, तो सरकार जो इस समय माना जाता है उग्र राष्ट्रवादी सरकार है, तो वो दमन करेगी इस तरह के किसी भी आंदोलन का, उसे देशद्रोह के समकक्ष मानेगी। मगर भारत को छोड़कर बांग्लादेश में ये संकट उभरने लगा है। अब एक बात देखने लायक ये है कि जब कोई चुनौती देकर ललकारता है मैक्रोन को और कहता है कि विश्व में लगभग 1.9
अरब मुसलमान हैं जो कुल दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग चौथाई से ज़्यादा है, उनको नकारना, उनको ये कहना कि उनका धर्म संकट में है, उनको सुधार करना चाहिए, कहने का अधिकार मैक्रोन को नहीं है। यदि इस्लाम संकट में है, इस्लाम को सुधार की ज़रूरत है, तो ये काम इस्लाम के अनुयायी स्वयं करेंगे। मगर अब यहाँ दो पक्ष हैं कि जो राज्य अपने को विश्व में इस्लामी राज्य कहते हैं वो कहीं ना कहीं दबाव में है कट्टरपंथी इस्लाम के। जहाँ तक सऊदी अरब है, लोगों का तो कहना है कि अलकायदा का समर्थक वही था। लोगों का क्या कहना है इस बात के कई पुख्ता प्रमाण भी हैं, और वहीं से वहाबी इस्लाम का, सल्फी इस्लाम का वो आक्रामक रूप बाहर आया है जिसने जिहादियों को प्रोत्साहन दिया है। और अलकायदा के पतन के बाद जो नई इस्लामी बगदादी वाली खिलाफत थी, उस खिलाफत का भी जो थोड़ा ध्वंस हुआ है, मगर उसके जो छितराए हुए टुकड़े हैं वो आज भी अफ्रीका में फैले हुए हैं। मगर जो बात अधिक महत्वपूर्ण है कि इन 1.9 अरब मुसलमानों में एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों का इंडोनेशिया में बसता है, जहाँ सबसे बड़ा घनत्व तो मुसलमान आबादी का है, उसके बाद बांग्लादेश में, फिर भारत में और पाकिस्तान में। यदि आप दक्षिण एशिया के और दक्षिण पूर्व एशिया के मुसलमानों को अलग कर दें तो ये 1.9 अरब का आंकड़ा थोड़ा भ्रामक नजर आने लगता है, क्योंकि अफ्रीका के अनेक देशों में वो कुछ आदिम प्रकृति पूजा भी होती है, कुछ कबायली रीति रिवाज भी होते हैं, और इस्लाम का वो स्वरूप बहुत फ़र्क है जिसको सऊदी अरब में इस्लाम कहा जा सकता है या औपचारिक इस्लाम कहा जा सकता है। और शिया सुन्नी विवाद का निपटारा अभी पूरी तरह हुआ नहीं है। अब हम बात करते हैं बड़ी शक्तियों की, तो उसके संदर्भ में भी इस्लाम की चुनौती बड़ी विकट है। अमेरिका 9/11 से संकटग्रस्त रहा है जिहादी आतंकवादी हमले के प्रति। उसका हस्तक्षेप सीरिया में, इराक में, लीबिया में, अफगानिस्तान में इसी संकट को काबू पाने के लिए हुआ था, कहीं प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर, कहीं अफवाहों के आधार पर। उसी तरह रूस आज भले ही संयत रहा है, मगर उसके दक्षिण में जो चेचनिया दागिस्तान वाला इलाका है, वहाँ से जो आतंकवादी हमले हुए हैं वो मॉस्को तक पर हुए हैं। और अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच आज जो संघर्ष चल रहा है नगार्नो काराबाख को लेकर, जिसमें तुर्की ने समर्थन स्पष्ट किया है 2 राज्य 1 राष्ट्र के नाम पर, अजरबैजान का, अजीरियों का, और अर्मीनिया का समर्थन किया है रूस ने, तो कहीं ना कहीं ये ईसाई इस्लामी जो झगड़ा है ये लीबिया के छोर से पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर दक्षिणी कॉकेशस तक निरंतर चला आ रहा है। चीन इससे अछूता नहीं है। चीन के संख्यांक प्राप्त में 11 मुसलमानों के वंशनाशक उत्पीड़न को लेकर, मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर बहस चलती आ रही है। मगर ये कल्पना करना कठिन है कि इस लड़ाई में भले ही पाकिस्तान का समर्थन अपने सामरिक कारणों से चीन निरंतर करता रहा है, बहुत देर तक वो उपेक्षा कर सकता है इस कट्टरपंथी ज्वार के उफान की जो इस्लामी जगत में आज देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा तेल की राजनीति पर, कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा भारत जैसे बड़े जनतंत्र के उतार चढ़ाव पर, राजनीतिक उतार चढ़ाव पर, जहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुसलमान हैं और जो जिनके साथ सद्भाव कमोबेश भारत का रहा है, वो एकदम उठकर समर्थन करना इस्लामी राज्यों का नहीं कर सकते हैं। तो यदि इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें तो एक और छोटी सी बात की ओर ध्यान दिलाना जरूरी है। कई लोगों का कहना है कि ये टकराव सिर्फ इस्लाम और ईसाइयत का नहीं है, ये आतंकवाद और जनतंत्र का नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें मजबूरी राष्ट्रपति मैक्रोन के आंतरिक राजनीतिक दबावों की है, जिनको 12 महीने से 14 महीने 15 महीने के भीतर एक राष्ट्रपति चुनाव का पुनर्निर्वाचन की मुठभेड़ का सामना करना पड़ेगा। कभी वो समाजवादी थे, अब वो मध्यमार्गीय आ चुके हैं, अपने को सेंट्रिस्ट कहते हैं। जो वहाँ का संगठित श्रमिक वर्ग है उसको वो नाराज कर चुके हैं, जो ऑरेंज शर्ट्स कहलाती थी। और ब्रेक्सिट का अब तक समझौता नहीं होता है तो वो मछली पकड़ने को लेकर और अन्य शुल्केतर बाधाओं को लेकर भी उनके सामने समस्या खड़ी है। कोविड के कारण भी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। तो उन्होंने अपने को उस पक्ष को मजबूत करने की कोशिश की है जो फ्रांस के दक्षिणपंथी दल थे, जो खुल्लम खुल्ला इस्लाम दोषी थे। वो उतने खुल्लम खुल्ला इस्लाम दोषी न होने के बावजूद भी एक कड़ा तेवर इस्लाम के प्रति अपना रहे हैं। अब ये देखने लायक होगा कि ये जुआ कहाँ तक सफल रहेगा, क्योंकि हाल फिलहाल तो यूरोपीय समुदाय के सभी देशों ने, जिनमें इटली भी शामिल है जो सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है तुर्की का, इंग्लैंड ने किया है, जर्मनी ने किया है, स्पेन ने किया है, अमेरिका कनाडा ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, तो संसार के सभी देशों ने अपना निसंकोच समर्थन उनको दिया है। मगर आने वाले दिनों में ये देखने लायक होगा कि जितने सदस्य देश यूरोपीय समुदाय के हैं वो अपने अपने निजी स्वार्थों को देखते हुए, अपनी अपनी ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए, अपने
अपने अपने यहाँ शरणार्थियों के संकट को देखते हुए, भू राजनीतिक संकट को देखते हुए क्या रुख या रवैया अपनाएंगे तुर्की के प्रति, सऊदी अरब के प्रति, इस्लामी देशों के प्रति, और कितनी देर तक इस्लामी देश इस मुठभेड़ में अपने पैर जमाए रखेंगे। ये बात देखने लायक है कि तुर्की कितने ही आक्रामक रुख अपनाए, अपना कितना ही तेजी से विस्तार दुनिया भर में मुठभेड़ के लिए न करे। तुर्की चीन नहीं है। तुर्की की अर्थव्यवस्था बहुत छोटे आकार की है, उसकी सैनिक सामर्थ्य अपने पड़ोसियों की तुलना में ज़्यादा है। उसके बाद तेल संपदा है, वो दूसरों की तेल संपदा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, मगर कुल मिलाकर एर्दोगान अपने देश में बहुत लोकप्रिय नहीं है। उनके यहाँ कुर्दों का संकट है, अल्पसंख्यकों का संकट है, आर्थिक व्यवस्था बहुत बिगड़ रही है। तो कितनी देर तक तुर्की हर मोर्चे पर लड़ सकेगा, कितनी देर तक ये इस्लाम की लड़ाई ईसाइयत के साथ, गोरों के साथ चलेगी। और एक सोचने लायक बात यह है, कहीं ना कहीं जिस धर्मनिरपेक्षता की बात मैक्रोन करते हैं, जिस अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करते हैं, जिस जनतंत्र की बात करते हैं, वो सारे पश्चिमी विकल्प हैं जो उन्होंने औपनिवेशिक राज के दौरान और उसके बाद शीत युद्ध के दौरान दुनिया भर के ऊपर आरोपित किए हैं। तो सब लोग इसके बारे में भी सहमत नहीं है कि इन सारे बारे में सर्वसम्मति विश्व भर में है, वो चाहे चीन हो, वो रूस हो, या दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया हो। पिछले सप्ताह एक और देश जो सुर्खियों में रहा और बहुत ही गलत कारणों से, वो नाइजीरिया था। अब नाइजीरिया एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है। अफ्रीका में इसकी आबादी काफ़ी बड़ी है, इसका आकार भौगोलिक काफ़ी बड़ा है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है, विश्लेषकों का, कि दक्षिण अफ्रीका के ह्रास के बाद शायद सबसे महत्वपूर्ण देश अफ्रीका में नाइजीरिया ही है। उसकी एक और विशेषता है, वो तेल उत्पादक देश है, तेल निर्यातक देश है। भारत भी अपनी तेल ज़रूरतों का एक काफ़ी बड़ा अंश नाइजीरिया से प्राप्त करता है। वहाँ पूंजी निवेश के अवसर अच्छे हैं। मगर नाइजीरिया का एक दुर्भाग्य ये है कि जब से नाइजीरिया ने आज़ादी हासिल की और वो उपनिवेश नहीं रहा, वो एक न एक संकट की चपेट में रहा है। पहले कई वर्षों तक बियाफ्रा का संकट था, एक गृह युद्ध वहाँ कई वर्ष चला, और जिसके बाद देश का एक लगभग अनौपचारिक विभाजन उत्तरी हिस्से और दक्षिणी हिस्से में हो गया था। उसका एक सांप्रदायिक पक्ष था कि एक पक्ष इस्लामी था, दूसरा पक्ष ईसाई के अनुयायियों वाला था। दोनों ही जगह कुछ ऐसे कबायली थे जिनमें आपस में कबायली झगड़े फसाद बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। वहाँ सत्ता ग्रहण की सेना ने, और सेना की तानाशाही कई दशक तक चली। सेना को लेकर शुरू में लोगों को ये आशा थी कि वो निष्पक्ष सुशासन करेगी, मगर फिर कुछ देर बाद वो सेना के जो तानाशाह थे वो पुस्तैनिक शासक बन गए। वो अपने अपने कबाइले के साथ पक्षपात करने लगे, अपने अपने जिस धर्म का अनुसरण करते थे उनके साथ पक्षपात करने लगे। और जो तेल की अपार संपदा नाइजीरिया के पास थी, आज उसमें विडंबना यह है कि नाइजीरिया की जो प्रति व्यक्ति आमदनी मानते हैं वो बहुत ऊंची है, मगर वो कुछ ही लोगों के हाथ में सीमित है। बहुत ज़्यादा अमीर लोग, बेशुमार अमीर लोग वहाँ हैं, और बेशुमार गरीब लोग वहाँ हैं। तो नाइजीरिया में जो अमीरों और गरीबों के बीच की खाई है वो निरंतर विस्फोटक बनती जा रही है। ये खाई शहरों के और ग्रामीण इलाकों के बीच में है, ये उन लोगों के बीच में है जो खनिजों का उत्खनन करते हैं, जो तेल के उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं। और एक और पक्ष इसके साथ बहुत बुरा है कि आज से लगभग 25 वर्ष पहले जब सैनिक तानाशाही का अंत हुआ और वहाँ एक नागरिक सिविल सरकार का निर्वाचन हुआ, तब लोगों को फिर एक बार ये उम्मीद जगी थी कि शायद अब कुछ सुधार होगा। मगर उसके बाद से जो राष्ट्रपति बुहारी वहाँ हैं, उन्होंने अपने देश की जनता को निराश किया है। वो लंबे अरसे से वहाँ शासन कर रहे हैं, मगर लोगों को मानना है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से नहीं किया है। अमीरों और गरीबों की खाई का जिक्र हमने पहले किया है। ऐसे ही एक बड़ी खाई शहरों और देहात के बीच में है। और एक और बड़ी खाई ये है कि जो केंद्रीय सरकार है उसने अपनी जिम्मेदारी, अपनी संप्रभुता की रक्षा की, अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा की लगभग त्याग दी है। वो इस काम में व्यस्त हैं कि तेल उत्पादन होता रहे, तेल निर्यात होता रहे, उसकी आमदनी होती रहे, शहरों में निर्माण कार्य चलता रहे, और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं वो लगाए जाते रहे। मगर इस बार जो घटना हुई, उस घटना की जड़ में बात क्या थी? वो सारी चीज़ ये थी कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था लागोस में और अबुजा में, देश की राजधानी में और एक प्रांतीय महत्वपूर्ण राजधानी में, जहां लोग
नाइजीरिया का झंडा फहरा रहे थे, वहाँ का राष्ट्रगीत गा रहे थे, निहत्थे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शक थे। और उनकी मांग सिर्फ ये थी कि जो सार्स यानी स्पेशल एंटी रॉबरीज स्क्वाड है, एक ऐसा दस्ता, विशेष दस्ता है जो लुटेरे डकैतों पर काबू पाने के लिए गठित किया गया था कई दशक पहले, उसका विलय किया जाए, उसको खारिज किया जाए। उसका कारण ये था कि जो लोग कभी वहाँ अराजकता के दौर में लोगों के घर में घुसकर हथियारबंद लुटेरे आते थे, उन्हें परेशान करते थे, उनको नियंत्रित करने के लिए ये विशेष दस्ता गठित किया गया था। शुरू में ये हथियारबंद नहीं था, मगर इसे काफ़ी अधिकार दिए गए थे कि वो कहीं भी जा सकता है, किसी को भी हिरासत में ले सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है। कालक्रम में इन लोगों ने खुद हथियार धारण करना शुरू कर दिया और ये खुद ही हथियारधारी, वर्दीधारी लुटेरे बन बैठे और इन्होंने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। कुछ लोगों का कहना था कि वो बाहुबली थे जिनका उपयोग सरकार अपने विरोधियों के दमन के लिए करती थी। अब आजकल के ज़माने में दुर्भाग्य से नाइजीरियाई सरकार के या कुछ और तानाशाहों उनके लिए भी, जहां नया सोशल मीडिया है, कोई भी व्यक्ति आज उस जानकारी से वंचित नहीं है कि दुनिया के दूसरे देशों में क्या हो रहा है। जो नौजवान नाइजीरियाई हैं वो देख रहे हैं कि ब्लैक लाइव मैटर्स का क्या आंदोलन अमेरिका में चल रहा है, किस तरह से वो अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर रहा है, या जो आदिवासियों के अधिकार हैं उनको लेकर किस तरह का संघर्ष लातीनी अमेरिका में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, न्यूजीलैंड में चल रहा है, और किस तरह लोग अपनी जनतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त कर रहे हैं हांगकांग से लेकर बेलारूस तक। तो एक पक्ष तो ये है, और ये नौजवान अपने पक्ष में, अपने आंदोलन के पक्ष में, शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन के पक्ष में विश्व भर में प्रवासी नाइजीरियाई समुदाय और मानवाधिकारों की रक्षा करने वालों से समर्थन जुटाने में समर्थ रहे हैं। तो एक ओर तो कटघरे में खड़ी हो रही है नाइजीरिया की सरकार इन आरोपों के कारण, और दूसरी ओर अराजकता की स्थिति पैदा होती नजर आ रही है क्योंकि उसने खुद अपने को असमर्थ साबित किया है अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए। जो इस्लामी जिहादी छिटपुट गिरोह हैं, जो कोई अपने को अलकायदा से बिछड़ा हुआ मानता है, कोई अपने को दशेश से, ISIS खिलाफत से बिछड़ा मानता है, उन्होंने अपने नए नए नाम धारण कर लिए हैं और उन्होंने हथियारबंद होकर प्रांतों में, देहाती इलाके में न केवल जनता को परेशान करना शुरू किया है, मगर अपनी अपनी छोटी छोटी रियासतें एक तरह से स्थापित कर ली हैं। जब कभी मनोबल बहुत गिरा है नाइजीरिया की सेना का, उसका साहस नहीं पड़ता वो उनके पीछे जाए, जब पड़ती है तो उसके सैनिक अफसर मार दिए जाते हैं, उनके हथियार लूट लिए जाते हैं। और जब ये आतंकवादी जिहादी हैं, जो अराजक तत्व हैं, ये अपने शरणों में घुस जाते हैं या अभयारण्यों से घुसकर ये जंगली इलाके में एक देश की सीमा पार कर दूसरे देश में चले जाते हैं। ये संकट अकेले नाइजीरिया का नहीं है, ये चाड का भी है, माली का भी है, कॉन्गो का भी है, ये उगांडा की सीमा तक पहुँचता है, ये मलावी तक पहुँचता है। मगर नाइजीरिया के लिए संकट इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ एक तेल उत्पादक देश है और वहाँ स्थिति अमीरी और गरीबी के बीच में वैमनस्य के कारण, धर्म के कारण, संप्रदाय के कारण, कबायली हिंसा के कारण पहले काफ़ी विस्फोटक थी। और अब वहाँ की नाइजीरिया की नौजवान आबादी का धैर्य लगभग पूरी तरह चुक गया है। अब इसमें सबसे विचित्र बात ये हुई कि जब दर्जन भर से अधिक लोग मारे गए इस आंदोलन में, तो जब राष्ट्रपति आए तो उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था कि किसके आदेश पर गोली चलाई गई। जो लागोस के प्रादेशिक गवर्नर थे उन्होंने आकर कहा मैंने तो इस तरह का कोई आदेश दिया ही नहीं था। तो देश का राष्ट्रपति और प्रांत का राज्यपाल जब ये कहे कि उसे कोई जानकारी नहीं थी, तो सेना आखिर वहाँ पहुँची कैसे, सेना ने गोलियाँ चलाई कैसे? और सबसे विचित्र वक्तव्य तो सेना का था, जिसका कहना तो हमारे तो सैनिक वहाँ थे ही नहीं, हमने गोली चलाई नहीं, कोई मरा ही नहीं। जब ये सारा दुखद घटनाक्रम नए सोशल मीडिया में, इंटरनेट पर देखा जा रहा है, हाल फिलहाल ये घोषणा कर दी गई है कि इस विशेष डकैती विरोधी पुलिस दस्ते का विलय कर दिया जाएगा, मगर इन लोगों को निकाला नहीं गया है, इन लोगों को दंडित नहीं किया गया है, इनके खिलाफ किसी जांच का ऐलान नहीं किया गया है। ये अपने अपने पुलिस के विभाग में स्थानांतरित कर दिए गए हैं और इनमें से कुछ पदोन्नत होकर बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी बन गए हैं। और दूसरी ओर सेना की तानाशाही को लेकर लोगों के मन में आशंका है कि हाल फिलहाल तूफान के पहले की जैसी शांति है, क्या सेना तख्ता पलटकर सत्ता फिर अपने हाथ में ग्रहण कर लेगी? क्या बुहारी अपने पथ को बदलने की कोशिश करेंगे, कुछ सुधारों को वास्तव में लाएंगे? यदि वो लाते हैं तो जनता का आक्रोश क्या इससे थमेगा, या हाल फिलहाल नाइजीरिया कर्फ्यू की छाया में रह रहा है, वहाँ कुछ शांति है मगर ये शांति बड़ी भ्रामक है? और आने वाले दिनों में संसार के अनेक देशों को इस घटनाक्रम पर सतर्कता से अपनी निगाह रखनी होगी, क्योंकि वहाँ की तेल ऊर्जा के साथ ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न कई देशों का जुड़ा हुआ है।
भारत के नज़रिए से पिछले सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण घटना अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री पोम्पियो और एस्पर की भारत यात्रा थी। वो दो सम्मेलन के लिए, जिसमें दो देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री उच्च स्तरीय वार्ता करते हैं, जो शिखर वार्ता से सिर्फ एक सोपान नीचे की वार्ता है। और ये वार्ता जिस समय हो रही थी उससे इसका सामरिक महत्व स्पष्ट होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 8-10 दिन दूर हैं। ऐसे अवसर पर जब आज सारी मुलाकातें वीडियो के जरिए होती हैं, डिजिटल माध्यम से होती हैं, इन दो महानुभावों ने ये ज़रूरी समझा कि वो भारत की यात्रा करेंगे और यहाँ एक संकेत चीन को स्पष्ट रूप से देंगे कि अमेरिका खड़ा है इस संकट की घड़ी में भारत के साथ। एक सामरिक समझौते पर हस्ताक्षर होने थे जो अंततः हुए, मगर उसका चर्चा हम थोड़ा रुक कर करेंगे। स्थिति ये है कि भारत ने इस संवाद में न हमारे विदेश मंत्री ने, न हमारे रक्षा मंत्री ने चीन का नाम साफ साफ लिया। हमारे प्रधानमंत्री तो चीन का नाम लेने से परहेज बरतते रहे हैं, मगर दोनों अमेरिकी महानुभावों ने स्पष्टतः चीन का नाम लिया, चीन को भारत के लिए खतरा बतलाया, भारत के संकट के मौके पर उसके साथ खड़े रहने का वचन दिया, भारत को अपना मित्र बतलाया और चीन का बारंबार उल्लेख एक आक्रामक ताकत के रूप में किया, एक ऐसे हमलावर के रूप में किया जो न अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करता है और जिसके बात पर भरोसा दिया जा सकता है। अब इस मौके पर लोगों को अपेक्षा थी, कुछ को आशंका थी कि समझौता होगा कि नहीं होगा, मगर अंततः एक समझौता हुआ और जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए उसको आप एक सामरिक समझौता कहें, वो एक सैनिक समझौता हो या ना हो, वो समझौता ऐसा था कि वो सैनिक सामान की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ नहीं था, मगर उसमें अमेरिका ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि भविष्य में सारी खुफिया जानकारी का साझा दो देशों के बीच में होगा और जिसे जल थल नभ में जहां भी जो सूचना उन्हें मिलेगी, जिसे अंग्रेजी में जियो स्पेशियल जानकारी कहते हैं, उसकी साझेदारी भारत के साथ होगी। इसका अर्थ है कि ये कोई ऐसा सैनिक समझौता नहीं कि भारत पर यदि कोई आक्रमण होगा तो तत्काल अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो जाएगा उस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए। जैसा समझौता मैत्री और शांति का भारत ने 71 में सोवियत संघ के साथ किया था, वैसा ये समझौता नहीं है। ये शीत युद्ध के उस तरह के सैनिक संगठनों में भी नहीं है जैसा सीएटो था, सेंटो था, नाटो था, मगर फिर भी एक बहुत बड़ा सामरिक महत्व का समझौता है जिसके बारे में कुछ विद्वानों का मानना है ये काम बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था कि भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति में बुनियादी परिवर्तन आज से कई दशक पहले शुरू कर दिया था। तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि भारत अपने को अक्षत कौमारी की रक्षा करता हुआ ये कहे कि गुटनिरपेक्ष बना रहना हमारे लिए ज़रूरी है, हम समसामयिक की नीति अपनाते हैं, हम अमेरिका की गोदी में बैठने को नहीं जा सकते हैं। ये काम यदि आप देखें तो अमेरिका के पक्ष में भारत का झुकाव आज से कई दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में तब हो गया था जब जसवंत सिंह जी विदेश मंत्री थे और स्ट्रोप टालबोट के साथ उनकी वार्ताओं का एक लंबा दौर चला था और अमेरिका और भारत की नीतियों में एक समन्वय सन्निपात तब से निरंतर होता आया है। ये काम शायद उससे भी पहले शुरू हो गया था जब नरसिंह राव ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी और भारत की समाजवादी आर्थिक नीति को तिलांजलि देकर एक तरह से पूंजीवाद के जन कल्याणकारी पक्ष को लेते हुए भूमंडलीकरण के दौर में वो हमने कार्यक्रम शुरू किया था। एक और बात का उल्लेख ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ करीब आने की इच्छा सिर्फ भाजपा की या राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो गठबंधन है उसी की रही है। यदि आप देखें तो प्रधानमंत्री जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो उन्हीं के कार्यकाल में अमेरिका के साथ परमाणुविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का समझौता हुआ था जिसमें उनकी सरकार जाते जाते बची थी, वामपंथियों ने उनका साथ छोड़ दिया था, समाजवादियों ने उनका साथ छोड़ दिया था और उसके बाद शायद कुछ सहम गए मनमोहन सिंह और उन्होंने अमेरिका के साथ जो तार्किक परिणति उन समझौतों की होनी थी ये समझौता शायद उनके कार्यकाल में ही हो जाना चाहिए था। अब यदि आप देखें और इस बात की याद दिलाना भी ज़रूरी है कि मनमोहन सिंह ने ही अपने कार्यकाल में चीन के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतना विस्तार होने दिया और एक बार ये विचित्र वक्तव्य दिया कि हमको सीमा विवाद तो ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए क्योंकि चीन के साथ हमारे व्यापार का पैमाना इतना बड़ा है, वो इतना एक नाजुक मुद्दा है कि हम उसको संकटग्रस्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी निगरानी में ये होने दिया कि आज चीन जब चाहे हमारी बाँह मरोड़ सकता है सीमा विवाद को लेकर और वो हमारी बाँह मरोड़ सकता है आर्थिक व्यापार के पैमाने को लेकर। जब चीन की मुठभेड़ भारत के साथ गलवान घाटी में हुई तो तब भारत को ये कहने को मजबूर होना पड़ा कि हम चीन के साथ अपने व्यापार के असंतुलन को दूर करेंगे, चीन से आयात पर रोक लगाएंगे, चीन की सामरिक जो दोहरी
अपारदर्शी टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग नहीं होने देंगे। मगर तत्काल हमको ये बात स्वीकार करनी पड़ी, भारत के उद्योगपतियों ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था आज इतनी बुरी तरह निर्भर है चीन पर, वो चाहे टेलीकम्युनिकेशंस के उपकरण हो, चाहे वो मोटर के उद्योग के उपकरण हो, चाहे वो औषधि निर्माण के उपकरण के उद्योग के हों, और बहुत सारी ऐसी सामग्री का आयात हम चीन से करते हैं जिनको आधार बनाकर हम अपनी उत्पादों का निर्यात दुनिया के दूसरे देशों को करते हैं। तो एक ऊर्जा सुरक्षा को छोड़कर और खाद्यान्न को छोड़कर बाकी लगभग सभी क्षेत्रों में हमने अपने को चीन पर निर्भर बनाया है। तो ये बात तो अलग है। शायद इसी की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए आज भी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और हमारे विदेश मंत्री चीन का सीधे सीधे नामोल्लेख करने से थोड़ा हिचकते हैं। मगर अमेरिकियों को ऐसी कोई बाधा नहीं है। कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि अमेरिकी इस दो वार्ता से चीन को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत अकेला नहीं है, और चीन का जो आक्रामक विस्तारवादी आचरण दक्षिण चीनी सागर में हो रहा है, जो हिंद महासागर की तरफ वो बढ़ रहे हैं, वो जापान को धौंस धमकी देते रहते हैं, उत्तरी कोरिया की मदद से दबाव दक्षिणी कोरिया पर डालते हैं, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को परेशान करते हैं, आसियान को संकटग्रस्त रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भला बुरा नस्लवादी कहते हैं, तो वो ये सारे देश अकेले नहीं हैं। मगर हमें ये बात समझने में फिर भी थोड़ा कठिनाई होती है कि भारत कब तक ये बात स्वीकार नहीं करेगा कि चीन के साथ उसका बैरभाव है, चीन उसका शत्रु है, प्रतिस्पर्धी है, प्रतिद्वंदी है। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि भारत उसके समकक्ष एशिया में या भविष्य में हो जाए। भारत की आबादी बहुत जल्द कुछ दशकों में चीन की आबादी का मुकाबला कर लेगी, मगर टेक्नोलॉजी के मामले में, अर्थव्यवस्था के पैमाने के मामले में भारत चीन के मुकाबले कहीं अधिक छोटा साबित होगा। भौगोलिक आकार में भी यदि भारत अविभाजित होता, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान सब एक होते, भारत का प्रभुत्व या प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया में होता, तो शायद चीन की हिम्मत ऐसा करने की नहीं पड़ती। मगर चीन के जो ऐतिहासिक संस्कार हैं, उसकी मानसिकता है, उसका उग्र राष्ट्रवाद है, वहाँ की तानाशाही तुनक मिजाज है, तो चीन का में किसी का शासन हो, वो चीन में सन यात सेन का शासन हो, वो चीन में उसके बाद गृह युद्ध के बाद माओ का शासन हो, माओ के बाद डेंग शाओपिंग हो, या आज शी जिनपिंग हो, 100-125 साल से चीन ने कभी भी अपने ज़मीन के ऐतिहासिक दावों को सुलझाने समझाने की कोशिश बिना विवाद के नहीं की है। लगभग हर पड़ोसी के साथ उसका विवाद हुआ है, हर पड़ोसी पर उसने धौंस धमकी से जोर ज़बरदस्ती की है। मगर भारत के साथ शायद ये जो समस्या है उसको दूर करने में ये दो वाला संवाद आज मददगार हो सकता है, क्योंकि यदि अमेरिका भारत के साथ खड़ा होने का आश्वासन देता है तो तब शायद भारत देर सवेर ये बात स्वीकार करेगा कि चीन के साथ जो उसकी मुठभेड़ हो रही है वो मुठभेड़ है, उसका एक सैनिक पक्ष है, वो विस्फोटक हो सकती है। हमको सतर्क सैनिक मुकाबले के लिए रहना चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि हम ये लड़ाई अपनी भूमि पर लड़ेंगे या हम अपनी लड़ाई विदेश में भी लड़ेंगे, विदेशी भूमि पर भी लड़ेंगे। पर तत्काल उनके पक्ष में किसी ने सफाई दी कि उनका कहने का अभिप्राय ये नहीं था कि वो चीन की भूमि में लड़ाई करेंगे। मगर कौन भूमि चीन की और कौन भूमि भारत की? सारी विवादग्रस्त भूमि जो है तो उसमें 1 इंच हम अपनी भूमि नहीं देंगे, 1 इंच वो अपनी भूमि नहीं देंगे। तो ये बातें सिर्फ एक बयानबाजी हैं, जुमले हैं, जिनको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। अधिक गंभीरता से ये बात ली जानी चाहिए कि अमेरिका के साथ इस समझौते के बाद भारत ने क्वाड को पुष्ट किया है और वो युद्धाभ्यास शुरू हो गया है, जिसमें कई हजार सैनिक और जहाज वालों ने, नाविकों ने, नौसैनिकों ने हिस्सा लिया है, और जिसमें अब भविष्य में प्रशांत तट से ऊपर की तरफ हिंद महासागर की ओर भी और हिंद महासागर में भी ये अमेरिकी नौसैनिक उपस्थिति और अमेरिकी सामरिक राजनयिक समर्थन भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये इसका एक पक्ष है। इसका एक दूसरा पक्ष और कुछ विश्लेषकों को लगता है कि भारत के लिए शायद एक तनी रस्सी पर बहुत अपना संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था है, क्योंकि सिर्फ ये चीन को नाराज़ करने का प्रश्न नहीं है। क्या इसका असर, अमेरिका के इतने करीब जाने का कोई असर रूस के साथ हमारे संबंधों पर पड़ेगा, जिसके साथ आज भी हमारे संबंध पहले जैसे प्रगाढ़ उतने सामरिक महत्व के नहीं हैं, मगर फिर भी हम सैनिक साज सामान की खरीदारी बहुत हद तक उनसे करते हैं। S-400 प्रक्षेपास्त्र हमने उनसे खरीदे हैं, जो तैनात चीन के साथी उस मोर्चे पर होने वाले हैं। मगर हमने धीरे धीरे और देशों से भी सैनिक साज सामान की खरीदारी की है। उनमें फ्रांस शामिल है, जहाँ से रफ़ाइल आए हैं, उनमें इसराइल शामिल है, जहाँ से हमने कुछ ड्रोन आदि लिए हैं। मगर रूस कब तक ये देखता रहेगा कि भारत अमेरिका की तरफ झुक रहा है और रूस के साथ उसकी नीतियों का सामंजस्य कम होता जा रहा है। मगर ये बात
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के पटल की है। हाल फिलहाल हम बात कर रहे हैं 2-2 इस संवाद की, जो अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच में हुआ है। इस कार्यक्रम के कुछ और मुकाम थे। ये 2 लोग यहाँ से महानुभाव जाने वाले थे श्रीलंका, जहाँ उनकी कोशिश रही कि वो राजपक्सा सरकार को इस बात के लिए राज़ी करें कि वो चीन की गिरफ्त से बाहर आने की कोशिश करें। ये सर्वविदित है कि चीन ने कई अरब डॉलर का ऋण श्रीलंका को दिया, जो श्रीलंका उसको वापस करने में असमर्थ रहा, तो उसने 90 वर्षों के लिए लीज पट्टा लिख दिया हवनटोटा बंदरगाह का चीन के नाम। और वहाँ चीन अब कहता है नौसैनिक अड्डा नहीं बना रहा है, मगर यदि उस जगह पर उसका लीज पट्टा आने के बाद अधिकार हो जाता है तो ये कल्पना करना बड़ा कठिन है कि कभी निकट भविष्य में वो अरब डॉलर का ऋण श्रीलंका उनको लौटा पाएगा। और ये कल्पना करना कठिन है कि कैसे अब श्रीलंका उस बोझ से उबर कर बाहर आएगा चीन के प्रभुत्व से। और एक संकट और है कि पश्चिमी देश, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, ये आरोप श्रीलंका पर लगाते रहे हैं कि उसने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया था उस गृह युद्ध के दौरान जिसमें लिट्टे का उन्मूलन हुआ था। तो श्रीलंका ये बात भूला नहीं है। और श्रीलंका के बाद ये लोग जाने वाले थे मालदीव, जो एक छोटा सा देश है जिसका अपने आप में कोई महत्व नहीं, मगर भू राजनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण है। वहाँ भी एक इस्लामी सरकार काम करती थी जो कभी चीन के प्रभुत्व में, पाकिस्तान के प्रभाव में भारत विरोधी हो गई थी। तो इस यात्रा का वहाँ जाना भी इस बात का समर्थन करता है कि इस रास्ते से चीन का हिंद महासागर में आना, मलक्का जल संधि से, और या अरब सागर की ओर जाना रोकने के लिए अमेरिका कटिबद्ध है। पहले ये भी कहा गया था कि अमेरिका के महानुभाव शायद इंडोनेशिया भी जाएंगे, मगर बाद में वो समाचार आगे सुनने को नहीं मिला है। भारत के लिए यह संतोष का विषय है कि एक बहुत देर से विलंबित जो समझौता था सामरिक महत्व का, उस पर हस्ताक्षर अमेरिका के साथ हो गए हैं। और अमेरिका चीन के मुकाबले अकेला खड़ा नहीं है, उसे एक बड़ी शक्ति का सामरिक समर्थन प्राप्त है। मगर देखना होगा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिका किस हद तक भारत को अपना महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार इस क्षेत्र में समझता है। भारत किस सीमा तक अपने संबंधों का निर्वाह नज़ाकत के साथ अमेरिका के साथ करीब आने के रूस के साथ भी निभा सकता है। लातीनी अमेरिकी महाद्वीप में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो एक नई आशा जगाती हैं, एक नई शुरुआत की। चिली में एक जनमत संग्रह हुआ और वहाँ लगभग 69-80% मतदाताओं ने इस पक्ष में अपना मत दिया कि पिनोशे के काल से जो संविधान वहाँ चला आ रहा है उसको खारिज किया जाए, उसके बदले एक नए संविधान को वहाँ अपनाया जाए और अंगीकार किया जाए। अब जहाँ तक पिनोशे का कार्यकाल था वो चिली के इतिहास में एक सबसे काला अध्याय है और उनके जीवन काल में पिनोशे को दंडित नहीं किया जा सका। उन्होंने मानवाधिकारों का बहुत बर्बर उल्लंघन किया था, फौज की तानाशाही वहाँ चलती थी और अमेरिका के समर्थन के कारण पिनोशे वहाँ बचे रहे थे। उनके खिलाफ भयंकर आक्रोश था, मगर अमेरिका के समर्थन के कारण और सैनिक तानाशाही के कारण वो अधिक से अधिक ये हुआ जब उनको देश से बाहर जाना पड़ा तो वो निर्वासन में लंबी उम्र पाकर ही जीवन मुक्त हुए। मगर आज ये जो संविधान था वो तब से अब तक चिली में चला आ रहा था और इस संविधान के 2 पक्ष थे। सैनिक तानाशाही से भले ही चिली के नागरिकों को मुक्ति मिल गई थी, मगर जो पूंजीवादी पक्षधरता पिनोशे के काल में आई थी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को समर्थन देने के लिए, वो आज तक इस संविधान में बरकरार थी। अब देखने लायक बात चिली में ये होगी कि इस जनमत संग्रह में जो बात फैसलाकुन तरीके से सामने आई है कि 80% जनता मतदाता चिली का नया संविधान चाहता है, तो क्या सरकार नए संविधान को इस तरह बनाएगी कि उस संविधान के निर्माण के लिए नए संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित होंगे, या इस संविधान को खारिज करने के बाद कुछ मनोनीत सदस्य या संसद के सदस्य या सीनेटर एक संविधान का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। और चिली में जो पुनः एक तरह से ये वामपंथ के या समाजवाद के आने की सुगबुगाहट है, उसको अमेरिका इस समय तो अपने राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त है। उस चुनाव से मुक्त होने के बाद और ट्रंप के उत्तराधिकारी के आने के बाद या ट्रंप के पुनर्निर्वाचित होने के बाद क्या रवैया अमेरिका का चिली के प्रति रहेगा, ये देखने लायक होगा। ये बात सिर्फ चिली तक सीमित नहीं है। कुछ समय पहले अर्जेंटीना में भी एक वामपंथी रुझान के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। मैक्सिको में पहले से एक वामपंथी रुझान के राष्ट्रपति काम करते रहे हैं, जिनके संबंध कमोबेश अमेरिका के साथ कभी तनाव वाले कभी तनाव रहित होते रहे हैं। वेनेजुएला में माडुरो बरकरार है अपने जुझारू समाजवादी तेवरों के बावजूद, और अमेरिका ने उनकी तख्ता पलट की कई कोशिश की है। इसके बाद
बाद हाल ही में बोलीविया में भी जो चुनाव हुआ उसमें जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं वो भी समाजवादी रुझान के हैं। तो एक तरह से एक बार समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा का जो सफाया हो चुका था दक्षिणी अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, लगता है ब्राज़ील को छोड़कर बाकी सब जगह देशों में एक बार फिर समाजवादी रुझान की, वामपंथी विचारधारा की लहर उठ रही है। और ब्राज़ील में बोल्सोनारो जो हैं वो काफ़ी संकटग्रस्त हैं। वो कितनी देर तक अपने को निरापद बचाए रख सकेंगे ये देखने लायक होगा। हो सकता है वो वहाँ बरकरार रहें, मगर लैटिन अमेरिका की राजनीति में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और अमेरिका हाल फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि जिस मनरो डॉक्ट्रिन का प्रतिपादन अमेरिका करता था उस पर आचरण करने में वो असमर्थ है। वो इस कारण है कि ट्रंप का ध्यान अन्यत्र बटा रहा है। वो इस कारण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव काफ़ी कांटी की लड़ाई इस वक्त माना जा रहा है। उसके बाद क्या होगा ये हमें देखने लायक होगा। भारत के पड़ोस में पिछले सप्ताह जो एक और घटना आशंकाओं को जन्म देने वाली थी वो पाकिस्तान में राजनीतिक आंदोलन थे। अब ये राजनीतिक आंदोलनों का सबसे बड़ा प्रमाण तो तब देखने को मिला जब लाखों की संख्या में शिया समुदाय के लोग कराची में सड़कों पर उतर आए। इतनी बड़ी भीड़ पहले कभी देखी नहीं गई थी और इसको खारिज करने की कोशिश पाकिस्तान के मंत्रियों ने की, सरकार ने की, ये कहते हुए कि ये तो इक्का दुक्का वहाँ के जो बदनाम हो चुके विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने भाड़े की भीड़ जुटाकर इस तरह के आंदोलन, इस तरह के प्रदर्शन किए हैं। इनके पास कोई समस्या नहीं है। वो सिर्फ वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे समझौते हो जाएं कि जो दंडित हो चुके हैं, अपराधी करार दिए जा चुके हैं, भ्रष्टाचार के नवाज शरीफ हों या भुट्टो के परिवार के जरदारी साहब हों, उन लोगों के ऊपर से आरोप हट जाएं, वो वापस आ जाएं। अपने को जेल जाने से बचाने के लिए विदेशी प्रवास में रहते हुए वो रिमोट कंट्रोल के इन आंदोलनों को चला रहे हैं। मगर ये बात पूरी तरह से सच नहीं मानी जा सकती है। पाकिस्तान में करिश्माई व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, जिन वो बेदाग हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, वो लोकप्रिय नेता हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं और उनके ऊपर इस तरह का कोई आक्षेप नहीं लगा सकता है। सिर्फ एक आक्षेप उनके ऊपर लगाया जाता रहता है कि वो सेना के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो कठपुतले शायद हो सकते हैं, मगर उनके आचरण को देखते हुए कहना कठिन है। और वैसे ये बात भी बड़ी विचित्र है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति, वो सेना का हो या निर्वाचित हो, सेना के प्रभाव से मुक्त कभी नहीं रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो खुद बनाए गए थे एक नेता के रूप में फील्ड मार्शल अयूब खान से। तब से अब तक जितने नेता वहाँ हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई संबंध सेना के साथ, खुफिया एजेंसियों के साथ रहा है। पर्दे के पीछे से सेना का प्रभुत्व हमेशा वहाँ रहा है। ये वहाँ की पाकिस्तान की राजनीति का संस्कार है। पाकिस्तान कभी भी एक जनतांत्रिक देश नहीं रहा है, वहाँ सत्ता का विभाजन नहीं रहा है। लोगों को ये मुगालता ज़रूर रहा है कि वो लड़ाई लड़ सकते हैं सेना के साथ, वो लड़ाई लड़ सकते हैं ISI के साथ, वहाँ की न्यायपालिका लड़ सकती है लड़ाई, उसके साथ मददगार हो सकती है, मगर वहाँ नागरिक समाज नाम की चीज़ भी बहुत कम है। जितने मध्यवर्गीय, उच्च मध्यवर्गीय नागरिक समाज के लोग हैं वो या तो प्रवासी पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में रहने वाले उस उच्च वर्ग के लोग हैं जिनको लगता है कि वो बचे रहेंगे कुछ आलोचना के बाद। ये बात भी हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में निश्चित रूप से आक्रोश है, महंगाई है। उसके लिए जिम्मेदार इमरान खान शायद ना हो अकेले, उसके लिए वर्षों की वो विरासत है जिसने पाकिस्तान को दिवालियेपन की कगार तक पहुंचाया है। वो फौज का खर्च है, वो दैत्याकार भ्रष्टाचार है, वो कुनबा परस्ती है, वो वहाँ के उद्योग धंधों का विकास न होना है, वो अमेरिकी आर्थिक सहायता की, इस्लामिक देशों की सहायता की बैसाखी जिसने पाकिस्तान को पंगु बनाया है, जिसमें आप चीन को भी शामिल कर लें, जिसने वन बेल्ट वन रोड के बहाने इतने बड़े ऋण के नीचे पाकिस्तान को दबा दिया है कि पाकिस्तान चीन गलियारा जो भारत की भूमि से होकर जाता है अक्सर चीन में, उसके दबाव के कारण पाकिस्तान चीन के शिकंजे से निकल ही नहीं सकता है। मगर इन सब बातों को अगर आप दरकिनार भी करें तो वहाँ भी जो वैमनस्य है पंजाबियों और सिंधियों के बीच में, बलूचों और पाकिस्तानियों के पंजाबियों के बीच में और पख्तूनों और पंजाबियों के बीच में, वहाँ जो पाकिस्तान ने शरण दी है अफगान तालिबानों को, जो आतंकवादियों को पनाह दी है, जो खुद उसकी जान का बवाल बन गए हैं, शिया सुन्नी विवाद वहाँ है, अल्पसंख्यक ईसाइयों और हिंदुओं को लेकर झगड़े हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का समाज समरस नहीं, वहाँ की अर्थव्यवस्था स्वस्थ नहीं, वहाँ की राजनीति की स्थिति संकटग्रस्त है। मगर हमारे लिए ये संतोष का विषय नहीं है। यदि पाकिस्तान अस्थिर होता है तो वहाँ की अराजकता का अलावा, वहाँ की हिंसा का अलावा हमारी तरफ बहकर आ सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए, वहाँ की सेना के लिए ये कहना आसान होगा कि पहले हम भारत से निपट लें फिर बाकी किसी संकट से निपटेंगे।
तो जहाँ कहीं सहकार की गुंजाइश थी कोरोना महामारी से निपटने के लिए या अर्थव्यवस्था में सहकार की, उसकी कोई संभावना चीन के त्रिकोण के कारण, चीन की धुरी के कारण पाकिस्तान में नज़र नहीं आती। हमारी सद्भावना पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के संकट में हमें कोई खुशी नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए भी वो चिंता का ही विषय है। इस सप्ताह के लिए इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं, मगर आपको यह याद दिलाते हुए कि अगले हफ्ते हम फिर आपके साथ होंगे एक नए सर्वेक्षण को लेकर, जिसमें उन घटनाओं को संकलित किया जाएगा जो आपकी ज़रूरत को देखकर उपयोगी समझी जाती हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हमें आशा है कि आपको यह कार्यक्रम रोचक लगता है और उपयोगी भी लगता है। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।